हाँ जी, चलिए अब आपके पास आवाज आ जाएगी और मैं फिर से एक बार अभिनंदन कर देता हूं आपका सभी दोस्तों को। नीरज सर ऑफिशियल परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत अभिनंदन है साथियों। और राजस्थान एकीकरण का जो टॉपिक है, राजस्थान एकीकरण के टॉपिक के एमसीक्यूज प्रश्न आज हम देखेंगे जो राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। हर भर्ती परीक्षा में राजस्थान की जो परीक्षा होती है उसमें राजस्थान एकीकरण से बहुत सारे सवाल आते हैं। राजस्थान एकीकरण हमारे राजस्थान इतिहास के आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसका एक बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा पार्ट है साथियों। और आप सभी को इस सेशन से मैं भरपूर एमसीक्यू करवाने वाला हूं। अभी लेटेस्ट जो रीट भर्ती परीक्षा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, आगे पशुधन सहायक भी आने वाली है, तो उन सब भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको राजस्थान एकीकरण के पढ़ाई करनी होगी। राजस्थान एकीकरण के कुछ चैप्टर्स, कुछ क्लासेज मैंने यूट्यूब पर भी डाली हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो जरूर देखें। आप सभी दोस्त क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। आगे आवाज सभी को, चलिए सभी को राधे राधे मेरी तरफ से स्वागत अभिनंदन फिर से मैं आप दो सबका कर देता हूं। और पहला प्रश्न मैं तुम्हारे एकीकरण का प्रेजेंट कर रहा हूं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से उस ऑप्शन को एनालाइज कर उस क्वेश्चन को पढ़कर बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको उस प्रश्न का पूरा एनालाइज करके सही आंसर के साथ आपको बताऊंगा कि इसका ये सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सभी के पास अब ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगी। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला प्रश्न। तब तक क्लास को लाइक और शेयर एक बार जरूर कर देना साथियों। तो राजस्थान एकीकरण की ये एमसीक्यू क्लास रहेगी साथियों, जिसमें आपको आपकी परीक्षा के लिए एनालाइज करवाया जाएगा कि आप कितने इस टॉपिक में मजबूत हैं, कितने इस टॉपिक से तैयार हैं। तो एमसीक्यू की क्लास रहेगी साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। आप इस क्लास को, पूरा सेशन को बहुत अच्छे से समझकर आंसर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहला प्रश्न। अब आवाज आ रही होगी सभी के पास, क्लियर है? चलिए तो साथियों शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न साथियों। ये देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आया है। सभी बच्चों को दिख रहा होगा प्रश्न बहुत अच्छे से, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये प्रश्न दिख रहा होगा। चलो और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस प्रश्न को मैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, दिख जाए। आओ भाई देखते हैं राजस्थान एकीकरण का पहला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारे सामने प्रेजेंट हुआ है। क्या है प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने डेथ वारंट पर, यानी डेथ वारंट आप जानते हो मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह कथन एकीकरण के समय किस रियासत के शासक ने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। मैं कह सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए साथियों। और इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी डिटेल से ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा साथियों। तो जैसे कि आंसर आने लगे हैं, एक प्रश्न पूछा कि मैं अपने डेथ वारंट पर, यानी मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्योंकि राजस्थान एकीकरण की अगर बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था साथियों, एकीकरण में राजस्थान की रियासतों का विलय हुआ था। राजस्थान में कितनी रियासत थी? 19 रियासत उस समय राजस्थान में थी साथियों। और 19 रियासतों का क्या किया गया था? विलय किया गया था। विलय का मतलब उनको मिलाया गया था। और मिलाने में राजस्थान जो एकीकरण हुआ था उसमें रियासती जो विभाग है साथियों, इस रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और इस रियासती विभाग ने ही इस राजस्थान के एकीकरण में रियासतों का विलय किया था प्यारे दोस्तों। तो इनमें से कौन सी वो रियासत थी जिसके शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? जैसे कि आपके जवाब आए हैं, बी आंसर सभी बच्चों का यहां पर आया है कि सर बी आंसर होगा। तो क्या सही आंसर होगा बी? बताइए। महाराणा भूपाल सिंह जो उदयपुर के शासक थे, क्या ये सही आंसर है? महारावल चंद्रवीर सिंह साथियों। इसमें एक और अच्छा तुम्हें यहां पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल सभी को देखना। तो महारावल जो शब्द आ जाए, महारावल एक उपाधि थी प्यारे दोस्तों। और महारावल उपाधि एक तो डूंगरपुर और प्यारे दोस्तों याद रखना एक बांसवाड़ा, ये 2 रियासतों के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल शब्द, यानी महारावल उपाधि लगाते थे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। महाराजा हनुमंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, महाराजा भीम सिंह जो कोटा के थे। जैसा कि आप सभी का आंसर आया है बी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा महारावल चंद्रवीर सिंह जो थे, जो बांसवाड़ा के शासक थे। उन्होंने यह कथन कहा था कि भाई साहब जो हस्ताक्षर कर रहे थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं साथियों। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा साथियों। दूसरा सवाल मेरा ये है। अब चलिए आपसे दूसरा सवाल मैं पूछता हूं। इसी सवाल में पूरी चीजें क्लियर करेंगे।
अब महारावल चंद्रवीर सिंह ने तो ये कथन तो आपको पता लग गया कि ये कथन इन्होंने कहा था, लेकिन ये राजस्थान एकीकरण की बात है। आप मुझे बताइए कि जो बांसवाड़ा रियासत है, बांसवाड़ा जो रियासत है, ये कौन से चरण में मिली थी, कौन से चरण में इसको मिलाया गया था, कौन से चरण में मिलाया गया था और कौन से चरण में ये कथन सामने आया था? तो क्या राजस्थान में एकीकरण के समय कितने चरण हुए थे? राजस्थान एकीकरण के समय सर 7 चरण हुए थे। तो वो 7 चरणों में से कौन सा चरण था जिसमें महारावल चंद्रवीर सिंह ने ये कथन कहा, या मैं कह सकता हूं कि बांसवाड़ा रियासत को कौन से चरण में मिलाया गया था? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं साथियों, और वो चरण बताना है और उस चरण का आपको समय भी बताना है कि कौन से समय की बात है, कौन सा वो चरण है। ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, देखना क्लियर होंगी। तो बी आंसर आ रहा है और विक्की ने आंसर दिया है 7वें चरण में, सुरेश सैनी ने आंसर दिया है सर दूसरे चरण में। चलिए बताइए, बताओ भाई क्या है? बिल्कुल भावुक होकर उन्होंने एक कथन कहा था। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं दूसरे चरण में, दूसरे चरण में, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी। देखिए साथियों, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका दूसरे चरण में 25 मार्च, ये याद रखना है साथियों, 25 मार्च और 1948 1948 ईस्वी साथियों, ये चरण था हमारा। और चरण कौन सा था? सेकंड चरण था प्यारे दोस्तों, जिसमें बांसवाड़ा रियासत को मिलाया गया था। और बांसवाड़ा रियासत के राजा बड़े भावुक होकर उन्होंने कथन कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न था, आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। राजस्थान एकीकरण का बहुत अच्छा प्रश्न था, बिल्कुल 25 मार्च, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, इसकी सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आया है, मत्स्य संघ का नाम किस व्यक्ति की सिफारिश पर रखा गया? आपको याद रखना है कि जो एकीकरण की बात करें, एकीकरण की 2-4 बातें तो मैं आपको बता दूंगा। एकीकरण में एक मत्स्य संघ था साथियों, और मत्स्य संघ हमारे पहले चरण की बात है। पहला जो चरण हुआ था उस पहले चरण की बात है मत्स्य संघ। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मत्स्य संघ किस व्यक्ति की नाम, मत्स्य संघ नाम किस व्यक्ति की सिफारिश पर रखा गया था? अच्छा प्रश्न है, आंसर देना है जल्दी से साथियों। तो बताइए, नाम बिल्कुल आंसर आने लगे हैं बच्चों के। सी के एम मुंशी नाम आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऑप्शन में हैं, वीपी मेनन भी हैं, शोभाराम कुमावत भी हैं, के एम मुंशी भी हैं। तो बिल्कुल आपका जैसे आंसर आ रहा है बड़े जोरदार तरीके से, क्या बात है, बहुत शानदार आंसर तुम लोगों ने दिया है। और बिल्कुल के एम मुंशी, हमारे पहला जो चरण था मत्स्य संघ साथियों, इसका मत्स्य नाम ही क्यों रखा गया? मत्स्य नाम ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस मत्स्य संघ में, या पहले चरण जो था, पहले चरण में 4 रियासतें जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। आप जानते हो ए, बी, सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर साथियों, ये 4 रियासतें जोड़ी गई थी। और बेसिकली जो ये क्षेत्र हमारे राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में साथियों, जब हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में ये जो मत्स्य जो है साथियों, मत्स्य जनपद था। क्या था? जनपद था। और मत्स्य जनपद का क्या था? ये हिस्सा था ये पूरा क्षेत्र। इसलिए जो के एम मुंशी हैं, हमारे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो हैं, इन्होंने कहा कि भाई साहब इस क्षेत्र को, ये मत्स्य जनपद का क्षेत्र है, क्यों ना कि इस चरण का नाम ही हम मत्स्य संघ रख दें। और के एम मुंशी की सिफारिश पर जो राजस्थान का पहला चरण हमारा कंप्लीट हुआ था, वो हमारे मत्स्य संघ के नाम से जाना गया था। जो पूरा साथियों यहाँ पर क्या, जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल जो मुंशी हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इनको हम शॉर्ट में कह देते हैं के एम मुंशी साथियों। के एम मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी। और इन्होंने सिफारिश की थी कि इस चरण का नाम हम मत्स्य संघ रखते हैं, इसलिए इनका नाम मत्स्य संघ रख दिया गया था साथियों। ठीक है, ओके, याद रखना है। वीपी मेनन तो सचिव थे रियासती विभाग के। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर है। बिल्कुल वीपी मेनन रियासती विभाग जो था हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, रियासती विभाग रियासतों को एकीकरण के विलय के लिए बनाया गया था, उसके सचिव थे। बहुत अच्छा आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा ये तो तुमने बताया नहीं भाई, मत्स्य संघ जो था पहला चरण था,
ये कब हुआ था, ये कब हुआ था? सेकंड चरण तो आपको पता लग गया, सेकंड चरण तो मैंने यहां पर बताया था। देखिए दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 ईस्वी को साथियों दूसरा चरण हुआ, ठीक है। लेकिन पहला चरण कब हुआ राजस्थान एकीकरण का? ये डेट तुम्हें बतानी है, पहला चरण कब हुआ? फटाफट से आंसर दे दो। फिर तीसरे प्रश्न पर चलेंगे हम, बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है तीसरा। पहले चरण कब हुआ? किसका सबसे पहले सही आंसर आता है? वेरी गुड, 18 2025 लिख रहे हैं भाई साहब, 18 2025 में नहीं हुआ रे, अरे 18 मार्च है, 18 मार्च और 1948 ईस्वी को ही हमारा पहला चरण हुआ था, ठीक है, याद रखना है। वेरी गुड, दूसरा सही आंसर आया है सुरेश सैनी का, बिल्कुल सही आंसर आया 18 मार्च। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था? साथियों हमने ये तो पढ़ लिया जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ, इससे तीन बातें तो हमें याद रखनी कि पहला जो चरण है, पहले चरण में इसका नाम किसने रखा? के.एम. मुंशी ने। ये कब हुआ था साथियों? 18 मार्च और 1948। ये शब्दावली आपको याद रखनी है, तीन बात। लेकिन साथियों एक चीज और आई है यहां पर, किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया? अब ये देखिए वृहत राजस्थान, वृहद राजस्थान साथियों, वृहद राजस्थान भी एक हमारा चरण था और वृहद राजस्थान में मिलाया गया था मत्स्य संघ बाद में जाकर साथियों। अब ये बताना है कि किस समिति ने सिफारिश की थी कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया जाए? क्या वो सत्यनारायण राव समिति थी, शंकर राव देव समिति थी, है ना, फजल अली आयोग था, या हाकिम खां सूरी समिति थी? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, आप आंसर दे दीजिए साथियों। हाँ भाई बताइए। तो ये बी आंसर दे रहे हैं, शंकर राव देव समिति। चलिए तो आंसर क्या सही है क्या गलत है इसकी चर्चा अभी कर लेते हैं। तो बी आंसर आ रहा है सभी बच्चों के, बी सुरेश के आंसर बी आए हैं। ओके ओके, चलिए चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये वृहत राजस्थान है, ये कौन सा चरण है? ये सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा चरण है। तो ये बताइए कौन सा चरण है? सबसे पहले मैं बता दूं ये 5वां चरण है साथियों, हमारा 5वां चरण है। सर ये 5वां चरण हुआ कब? अब आपको डेट तो याद रखनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों, 5वां चरण हुआ कब? तो ये 15 मई 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1949। तो 5वें चरण में हमने 5वें चरण का जो नाम था वो नाम रखा गया था वृहत राजस्थान। तो 5वां चरण कंप्लीट कब हुआ? एक तो इसमें साथियों मत्स्य संघ मिला और एक इसमें साथियों राजस्थान मिला। तो ठीक है, इसके बाद साथियों क्या हुआ कि इसका 5वां चरण बना साथियों कि वृहत राजस्थान में मिला दिया गया था, तो इसका नाम रख दिया गया था वृहत राजस्थान। साथियों ये जो सिफारिश लगी थी ये शंकर राव देव समिति की लगी थी साथियों, शंकर राव देव समिति ने इसकी सिफारिश की थी, तब जाकर ये मत्स्य संघ इसमें मिला था साथियों, ये बात याद रखनी है। और इस समिति के सदस्य और भी थे साथियों, एक तो शंकर राव देव समिति थे, इसके जो सदस्य थे, सदस्यों का नाम बता दूं मैं, एक तो शंकर देव थे, एक सिद्धवा थे और एक प्रभुदयाल थे साथियों, प्रभुदयाल। ये शंकर राव देव समिति जो थी इसके ये 3 सदस्य थे, शंकर देव, सिद्धवा और प्रभुदयाल। तो इसी समिति की सिफारिश पर जो 5वां चरण हमारा हुआ 15 मई 1949 को, जिसका नाम वृहत राजस्थान था, इसमें कौन सा संघ मिला दिया गया था? इसमें मत्स्य संघ मिला दिया गया था। इस बात की पुष्टि आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहां से अच्छा प्रश्न तुमसे पूछा जा सकता है। यहां से 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं कि बताइए मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया, उस समिति में कितने सदस्य थे? उस समिति में 3 सदस्य थे, शंकर देव, सिद्धवा और प्रभुदयाल, 3 सदस्य थे साथियों। कौन से चरण था ये? 5वां चरण था, 15 मई 1949 को था, जिसमें मत्स्य संघ वृहत राजस्थान में मिला दिया गया था। आशा करता हूं कि यहां तक की जानकारी समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आगे भी। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बहुत छोटा सा प्रश्न है साथियों, ये मैं बता दूं आपको, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान में 19 रियासत थी। तो
तो 19 रियासतों को एनालाइज में आपसे पूछा है कि उन 19 रियासतों में से कौन सी एकमात्र प्यारे दोस्तों मुस्लिम रियासत थी। यह प्रश्न आप लोगों से किया है और मैं जानता हूं कि राजस्थान का हर बच्चा शायद इस प्रश्न का आंसर जानता होगा कि 19 रियासतों में से एक मुस्लिम रियासत कौन सी थी। अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो प्यारे दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित क्या था? प्रदेश था साथियों, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। उसके पालनपुर, हमारे यहां पर कोई रियासत थी नहीं। जोधपुर जो थी, जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का अगर किसी को दर्जा था तो वो जोधपुर का था साथियों। और यहां पर साथियों टोंक की बात करें तो टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी प्यारे दोस्तों। और टोंक में एक ठिकाना भी था साथियों, वर्तमान ठिकाना भी आता है जिसका नाम आता है लावा। लावा ठिकाना जो है पहले तो साथियों कहां पर था? पहले तो ये जयपुर में था, लेकिन वर्तमान कहां पर है? ये टोंक रियासत का हिस्सा है लावा ठिकाना साथियों। क्योंकि राजस्थान में उस समय की बात करें तो राजस्थान में 19 तो क्या थी प्यारे दोस्तों? रियासत थी। 3 क्या थे प्यारे दोस्तों? राजस्थान में ठिकाने थे। और एक क्या था प्यारे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा था। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर, मैं बिल्कुल जानता था कि इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही देंगे, सभी बच्चे बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है कि राजस्थान की 19 रियासतों में से एकमात्र टोंक ऐसी रियासत थी जिसे मुस्लिम रियासत का दर्जा प्राप्त था। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तब तक क्लास को शेयर कर दो भाई एक बार दबा के, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न तुम्हें करवाने वाला हूं। देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है आप लोगों को? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय, यानी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया। अच्छा तुम बताइए, यहां तक ही पढ़िए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कितने समय चली, यानी इसमें राजस्थान के एकीकरण में समय कितना लगा। ये छोटे छोटे प्रश्न तुम्हें याद करवा दूंगा मैं, कितना समय लगा। सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट्स करेगा कि राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा, ये आप किससे कहिए। तो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। साथियों हम रियासत की बात कर रहे हैं सबसे पहले जोधपुर की। तो सबसे पहला सवाल, इस सवाल से 4 सवाल कैसे क्लियर होंगे? सबसे पहले आपसे पूछी है प्रक्रिया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा। कौन सही जवाब देगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल आया है, तो बहुत अच्छा। तो 8 वर्ष और 7 माह और 14 दिन का जो समय लगा था, 14 दिन का समय लगा था पूरी प्रक्रिया में। इस पूरी समय में लगभग 7 चरण में जाकर हमारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, ये आप जानते हो। तो इस प्रक्रिया में एक रियासत का जिक्र किया गया है जिसका नाम है जोधपुर। उसके महाराजा कौन थे? जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये राजस्थान में नहीं मिलना चाहते थे साथियों, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों से पूछा है, तो क्या सही आंसर होगा बताइए साथियों, फटाफट से बता दीजिए। आंसर दे रहे हैं महाराजा हनुमंत सिंह। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है तुम्हारा सभी का, सी आंसर। क्योंकि साथियों यहां पर याद रखना है, उस समय जोधपुर के जो शासक थे वो हनुमंत सिंह थे। और ये साथियों जिन्ना जो था, जिन्ना के संपर्क में आ गए थे, संपर्क। और जिन्ना के संपर्क में आकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। क्योंकि साथियों जब एकीकरण चल रहा था तो एकीकरण में ये साफ निर्देश थे कि जो भी रियासत है वो 2 संघ हैं। एक तो था भारत संघ, एक तो था साथियों भारत संघ, और एक था साथियों पाकिस्तान संघ। कौन सा था? पाकिस्तान संघ। तो उनको निर्देश थे कि जो भी रियासत है या तो भारत संघ में मिल जाए या पाकिस्तान संघ में मिल जाए साथियों। तो जो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे वो जिन्ना के संपर्क में आकर साथियों वो कहा कि हम तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन जोधपुर की जो जनता थी प्यारे साथियों, जोधपुर की जो जनता थी वो जनता मिलना चाहती थी भारत संघ में, भारत संघ में मिलना चाहती थी जोधपुर की जनता। लेकिन राजा के आदेश थे कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? ऐसी सिचुएशन में 2 लोगों का बड़ा योगदान रहा साथियों हमारे यहाँ पर, एक वीपी मेनन और एक सरदार पटेल। जब ये सिचुएशन आई तो साथियों एक तो सरदार पटेल और एक साथियों वीपी मेनन जो हमारे रियासती सचिव थे साथियों, रियासती सचिवालय के अध्यक्ष थे वीपी मेनन, सरदार पटेल जी।
इन दोनों ने अथक प्रयास किए साथियों कि जोधपुर जो है वो पाकिस्तान में ना मिले। इन दोनों के प्रयास से इन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप कर साथियों जोधपुर के राजा को जोर जबरदस्ती और कह सकते हैं कि सेना के बल पर इस राजा के जो भाव थे वो किसमें बदलवाए साथियों, भारत संघ में मिलाया। वरना आज जो हमारा जोधपुर प्यारा सा जिला है, जो राजस्थान का हाईकोर्ट है, वो किसमें होता, वो साथियों पाकिस्तान संघ में मिल चुका होता। लेकिन सरदार पटेल जी और वीपी मेनन के अथक प्रयासों से साथियों ये जो है भारत संघ में मिलाया गया साथियों। ठीक है, हाँ। स्वतंत्र रियासत की योग्यता जयपुर जोधपुर, बिल्कुल स्वतंत्र रियासत थी जोधपुर साथियों। स्वतंत्र रियासत जो थी उनकी योग्यता थी कि साथियों उसमें 10 लाख जनसंख्या और 2 करोड़ वार्षिक आय, 1 करोड़ वार्षिक आय समथिंग होनी चाहिए साथियों, तब वो स्वतंत्र रियासत थी। स्वतंत्र रियासत को किसी भी संघ में मिलने का अधिकार था। इसीलिए जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने कहा था कि मैं तो पाकिस्तान संघ में मिलना चाहता हूं। लेकिन जनता के भाव और सरदार पटेल और वीपी मेनन के जो प्रयास थे, उन्हीं प्रयासों से साथियों ये जोधपुर किसमें मिलाया गया, राजस्थान में या भारत संघ में कह सकते हैं मिलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कौन सा विभाग उदयपुर को दिया गया? ये देखिए स्टार प्रश्न लगा सकते हैं हम। एक समिति थी पी सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर कौन सा विभाग उदयपुर को दिया गया? साथियों पूरे राजस्थान में जब एकीकरण हो रहा था तो पूरे राजस्थान में एक और मुद्दा उठा था कि राजस्थान में राजधानी किसे बनाए, राजस्थान में हाईकोर्ट किसे बनाए, राजस्थान में शिक्षा विभाग किसे बनाए, राजस्थान में कृषि विभाग किसे बनाए, राजस्थान में खनिज विभाग किसे बनाए, खनिज विभाग किसे बनाए। तो राजस्थान में खूब सारे विभाग बनाने थे। तो पी सत्यनारायण समिति इसमें खुलकर काम कर रही थी। इस पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर हमारा एक जिला आता था, उस समय रियासत थी उदयपुर साथियों। कौन सी रियासत थी? उदयपुर रियासत थी, जिसे हम मेवाड़ का क्षेत्र कहते थे साथियों। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत अगर कोई सी मानी गई है तो वो मेवाड़ मानी गई है, सबसे पुरानी रियासत। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि उदयपुर को कौन सा विभाग दिया था, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं कि जो ये विभागों का बंटवारा हुआ था, ये राजस्थान के चौथे चरण में हुआ था साथियों। चौथा जो चरण था राजस्थान एकीकरण का, उस चरण में इन सब विभागों का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो देखिए यहां पर शिक्षा विभाग जो था साथियों, ये तो बीकानेर को दे दिया गया था। कृषि विभाग था, ये भरतपुर को दे दिया गया था, भरतपुर को। खनिज विभाग जो था साथियों, ये उदयपुर को दे दिया गया था। और न्याय विभाग था साथियों, ये जोधपुर को दे दिया गया था। किसको? जोधपुर को दे दिया गया था। और राजधानी जो थी साथियों, राजधानी किसे बना दी गई थी? राजधानी जयपुर को बना दिया गया था। तो इस प्रकार से जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था, इस चौथे चरण में प्यारे दोस्तों ये कुछ विभागों का बंटवारा हुआ था और इन विभागों को अलग अलग रियासतों में बांटा गया था। तो जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज एवं माइंस विभाग उदयपुर को दिया गया था। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? खनिज एवं माइंस विभाग। और न्याय विभाग आपको पता है अपना जो हाई कोर्ट है वो किसे बनाया गया था? जोधपुर को बनाया गया था। ठीक है, क्लियर यहां तक की बातें? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आगे अभी आने वाले हैं। देखिए साथियों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ साथियों? अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? प्यारे दोस्तों ये याद रखना है। अजमेर मेरवाड़ा जो था हमारा राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, आप सभी जानते हैं। और ये पूछना चाह रहे हैं कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956 या 30 मार्च 1949 साथियों। तो ये राजस्थान के 4 चरण दे रखे हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब हुआ और कौन से चरण में हुआ। चरण का भी आपको नाम बताना होगा साथियों। तो देखिए साथियों, यहां पर याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग। यहां पर क्या है साथियों? एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। हाँ भाई रख दो।
धन्यवाद। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम फजल अली आयोग भी कह सकते हैं साथियों, कौन सा? फजल अली आयोग, अली आयोग। इसकी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। राज्य पुनर्गठन आयोग और फजल अली आयोग, इनके प्रयासों से 1 नवंबर 1956 यानी राजस्थान का कौन सा चरण प्यारे दोस्तों? 7वां चरण। इसमें 3 चीजें मिलाई गई थी 7वें चरण में, आपको पता होगा। एक तो अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा जो हमारा 7वां चरण था। एक साथियों आबू देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा, देलवाड़ा। और एक साथियों क्षेत्र और था, ये 3 क्षेत्र थे जिसका नाम था सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा। ये क्षेत्र जो थे, ये तीनों क्षेत्र प्यारे दोस्तों किसमें मिलाए गए थे? ये साथियों सुनील टप्पा जो क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र राजस्थान में मिलाए गए थे। और ये तीनों ही कौन से चरण की बात है? तीनों ही राजस्थान के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 की बात है। सुनील टप्पा बिल्कुल राजस्थान में बिल्कुल मिला था साथियों, मध्य प्रदेश में से इसको विलय किया गया था राजस्थान में। बहुत अच्छी जानकारी है बिल्कुल। आबू देलवाड़ा को भी 7वें चरण में, अजमेर मेरवाड़ा को भी 7वें चरण में। ये सब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग के सहयोग से साथियों। राज्य पुनर्गठन आयोग कहो या फजल अली आयोग कहो, इसके सहयोग से राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हो गया था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एकीकरण के समय धारा सभा, धारा सभा साथियों किस क्षेत्र की अलग विधानसभा थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बताइए जल्दी बताइए भाई। चाय पी लेता हूं तब तक, आप इस चीज को एनालिसिस करके आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। राजस्थान एकीकरण के समय धारा सभा किस क्षेत्र की अलग विधानसभा थी? ये आंसर दे रहे हैं भाई साहब, कौन दे रहे हैं? ओम प्रकाश का आंसर आया सी। और खूब बच्चे बताओ क्या आंसर होगा? भाई सी आंसर आया विक्की का। चलिए देखते हैं, सी अजमेर मेरवाड़ा। बिल्कुल साथियों, मैं बता दूं आपको कि जो हमारा अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था, मैंने बताया था ये केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, पहली बात तो ये। साथियों ये अजमेर मेरवाड़ा उस समय सी श्रेणी का क्षेत्र था, सी श्रेणी का क्षेत्र था। सी श्रेणी का क्षेत्र का मतलब जो भारत था प्यारे दोस्तों, जो भारत था, इस भारत को, रुक जा रे तू, इस भारत को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांटा गया था। आपको बहुत अच्छे से पता है भारत को कितने भागों में बांटा गया था? 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी कि ए श्रेणी थी उस समय बी श्रेणी थी साथियों, बी श्रेणी थी, और उस समय सी श्रेणी थी। पूरे भारत में 3 श्रेणियां चलती थी। ए श्रेणी में क्या आता था, बी श्रेणी में क्या आता था, सी श्रेणी में क्या आता था, आपको पता होना चाहिए। ए श्रेणी में वो रियासतें आती थी जो पूर्णतः ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थी, ब्रिटिश हुकूमत का राज्य चलता था, वो ए श्रेणी में आती थी। और साथियों जितनी भी रियासत थी, जितनी भी रियासत या रजवाड़ा था, जितनी भी रियासत थी जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं थी, वो सब बी श्रेणी का हिस्सा थे। अपनी राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं वो सब बी श्रेणी के हिस्से में आती थी साथियों, ठीक है। और भारत में केंद्र शासित जितने भी थे, और भारत में उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, आपको याद रखना, ए बी सी और डी, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्क और दिल्ली, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये सब सी श्रेणी में आते थे साथियों। तो मैं आपको बता दूं अजमेर मेरवाड़ा की अपनी एक अलग विधानसभा थी साथियों। क्या थी? विधानसभा थी प्यारे दोस्तों। और इस विधानसभा का जो नाम था वो क्या था? धारा सभा था। क्या नाम था? धारा सभा था साथियों। और इस विधानसभा में जो सीट थी प्यारे दोस्तों, वो सीट कितनी थी? 30 सीट थी प्यारे दोस्तों। और इस विधानसभा के सीएम कौन थे, आप बता सकते हो क्या? मुख्यमंत्री कौन थे इस विधानसभा के, जो अजमेर मेरवाड़ा में थी साथियों? और एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरि भाऊ उपाध्याय प्यारे दोस्तों। इसका मुख्यमंत्री भी कौन थे प्यारे दोस्तों? जिनका नाम था हरि भाऊ उपाध्याय। हरि भाऊ उपाध्याय जो थे, ये इस विधानसभा के, जिसका नाम धारा सभा था,
इसके मुख्यमंत्री थे प्यारे दोस्तों, जिसमें 30 सीटें थी। सी श्रेणी का यह क्षेत्र था साथियों, क्योंकि सी श्रेणी में ही राजस्थान के पूरे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा। आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। यह प्रश्न अच्छा प्रश्न था बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिरोही का राजस्थान में विलय कितने सोपानों में, सोपानों का मतलब होता है चरणों में साथियों, देखो नया शब्द आया सोपानों में, है ना, और इसी का अर्थ होता है चरणों में साथियों, चरणों में पूर्ण हुआ। तो हमारा जो राजस्थान का एक क्षेत्र था जिसका नाम आता है सिरोही, और सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ तो वो कितने चरणों में हुआ, 1 चरण, 2 चरण या 3 चरण साथियों। तो देखिए बहुत अच्छे से पता है आपको शायद इस प्रश्न का आंसर दो, पर मैं पहले फिर भी कहूंगा कि प्राथमिकता आपको देता हूं कि आप इस प्रश्न का सही आंसर दें, और उसके बाद मैं इसका एनालाइज करके आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल आप सभी को इसका आंसर पता है, मैं जानता हूं। बी आंसर दे रहे हैं 2 चरणों में सर। कैसे सिरोही का 2 चरणों में कैसे हुआ साथियों, देखिए एक चरण था चौथा चरण, छठे चरण की बात करें तो छठा चरण, और 7वां चरण साथियों, 7वां चरण। छठा चरण कब हुआ था आप जानते हो, 26 जनवरी 1950, और 7वां चरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 साथियों। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आबू, एक तो आबू और इसके साथ देलवाड़ा, ये 2 क्षेत्र थे साथियों। इन 2 क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण सिरोही छठे चरण में राजस्थान में मिला दी गई थी, जो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र थे ये साथियों पहाड़ी क्षेत्र थे। कैसे थे, पहाड़ी क्षेत्र थे। और मैं आपको बता दूं इसके साथ ही एक क्षेत्र लगता है गुजरात, और गुजरात साथियों क्या था, गुजरात जो था वो सैलानी केंद्र था वहां पर। कैसा केंद्र था, सैलानी केंद्र। सैलानी केंद्र की बात करूं, टूरिज्म जो क्षेत्र था, सैलानी केंद्र जो था वो गुजरात में था। तो यहां पर सरदार पटेल जी ने क्या काम किया और रियासती विभाग ने क्या काम किया, कहा कि जो सिरोही का जो ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है आबू और देलवाड़ा, क्यों ना ये क्षेत्र हम सैलानी जो केंद्र गुजरात में है इस गुजरात को दे दिया जाए, क्यों ना कि ये क्षेत्र गुजरात को दे दिया जाए और बाकी क्षेत्र हम राजस्थान को दे दें। तो सिरोही का जो मेन क्षेत्र है आबू और देलवाड़ा वो तो गुजरात में दे दिया गया सैलानी केंद्रों को, और बाकी क्षेत्र राजस्थान में दे दिया गया। जब ये क्षेत्र इसमें दिया गया साथियों, ये क्षेत्र ये तो 1948 में डिसाइड हो गया था साथियों, मैं आपको बता दूं 1949 में डिसाइड हो गया था। लेकिन जो सिरोही की जनता थी, लेकिन प्यारे दोस्तों जो सिरोही की जो जनता थी, उस जनता ने इस चीज का विरोध किया, या तो हमारा पूरा सिरोही राजस्थान में रहेगा या कुछ हिस्सा हम गुजरात को नहीं दे सकते। और इस विरोध में सबसे बड़ा जो नाम आया वो आया साथियों गोकुल भाई जो थे, गोकुल भाई भट्ट जो थे, इनका बहुत ज्यादा योगदान है सिरोही के आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र को राजस्थान में मिलाने के लिए। इनका बहुत ज्यादा अथक प्रयास रहा साथियों। हीरालाल शास्त्री जी ने भी सरदार पटेल को एक पत्र लिखा और कहा कि सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते, इसलिए आपका जो ये फैसला है कि जो आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र आप गुजरात को दे रहे हो ये मत दीजिए, ये वापस राजस्थान में मिलाना चाहिए। और इसी प्रकार से साथियों जब 7वां चरण हुआ तो साथियों जनता की जीत हुई, और साथियों यहां पर रियासतों की या जो सचिवालय थे सरकार की हार हुई, और मजबूरन सरकार को आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र वापस राजस्थान में मिलाया गया साथियों। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे गोकुल भाई भट्ट को साथियों, ये बात आप याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान के गांधी जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये आपको पूरी चीज याद रखनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिरोही का विलय जो हुआ वो 2 चरणों में हुआ। यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस जिले से था साथियों। तो मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ से हम एक पहले भी प्रश्न पढ़ चुके हैं, और आपको पता है मत्स्य संघ में के प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे शोभाराम कुमावत। उनका किस जिले से संबंध था, तो आप इतना जान लीजिए कि मत्स्य संघ जो था साथियों वो 18 मार्च 1948 ईस्वी को ये संघ बना। 1948 ईस्वी को ये राजस्थान का कौन सा चरण था,
पहला चरण था, कॉमन बातें बता देता हूं, इसमें कितनी रियासतें जोड़ी गई थी? ये 4 रियासतें जोड़ी गई थी, धौलपुर, भरतपुर, करौली, और ये चारों ही रियासत इस मत्स्य संघ में क्या हुई थी साथियों? विलय हुई थी। तो यहां पर देखिए जब एकीकरण बना तो काफी सारे पद थे साथियों, जैसे कि प्रधानमंत्री के पद की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर शोभाराम कुमावत थे। इनका इन 4 में से कौन सी रियासत से संबंध था? सीधा सा प्रश्न पूछा है आप लोगों से और आप बता सकते हो साथियों, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल आंसर सही आया है सभी बच्चों का, डी आंसर दे रहे हैं कि अलवर रियासत के ये व्यक्ति थे शोभाराम कुमावत जी, और इनका संबंध उसमें एकीकरण में प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहा था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा चरण था साथियों वो 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ रखा गया। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूंगा कि दूसरा चरण कब हुआ। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसका नाम जो था साथियों, नाम क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया था या पूर्व राजस्थान नाम रखा गया था। और साथियों आपको ये एक चीज और बता दूं मैं कि जो दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण में काफी सारी रियासतें मिलाई गई थी साथियों, आपको पता है ना। और कौन सी रियासत को राजधानी बनाया गया था साथियों, बताओ। तो यहां पर आंसर दे रहे हैं बी 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 बी। हाँ बिल्कुल, कोटा रियासत को यहां पर राजधानी बनाया गया था, क्योंकि ये जो कोटा था। अच्छा ये बताओगे कि कोटा के उस समय शासक कौन थे? मैंने आपको क्लास में शासक सारी रियासतों के लिखवाए हैं कि सभी रियासतों के कौन कौन से शासक थे। तो कोटा रियासत के शासक कौन थे उस समय? कौन थे साथियों? भीम सिंह उस समय शासक थे। और जो भीम सिंह थे, इन भीम सिंह को उस समय क्या पद दिया गया था? इन भीम सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया था, राज प्रमुख का पद दे दिया गया था भीम सिंह जी को, जो कोटा रियासत के शासक थे। और कोटा को क्या बना दिया गया था? कोटा को राजधानी बना दिया गया था। कौन से चरण की? दूसरे चरण की। हालांकि ये बाद में भीम सिंह को यानी उपराज प्रमुख के पद पर, वरिष्ठतम उपराज प्रमुख के पद पर बैठा दिया गया था तीसरे चरण में। वो तो मैंने आपको क्लासों में बहुत अच्छे से समझा दिया है, पूरी क्लास से थ्योरिकल पहले मैंने पढ़ाई है, उसके बाद ही हम ये एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि वो थ्योरिकल क्लासें भी जरूर देखें आप, है ना भाई, जो यूट्यूब पर पढ़ी हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राजस्थान चरण भी दे रखा है, तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है 2 चरणों का, पहले और दूसरे का, तो गोडविल चाचा पटेल, मैंने आपको बताया था, एक याद करवाया था साथियों। कौन कौन करवाया था? गोडविल, दूसरे में भी गोडविल, तीसरे में चाचा, चौथे में पटेल भाई साहब, है ना। तो चाचा का नाम आते ही आप समझ जाओगे चाचा किसे कहते हैं, है ना। एनवी गोडविल, पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन, तीसरे का चाचा और चौथे का पटेल। तो ये आप बता दो, बहुत सरल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा इसमें वो है नहीं साथियों। तो चाचा कौन साथियों? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरे चरण का क्या किया गया था? उद्घाटन किया था। आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं फटाफट से, अच्छे प्रश्न देखेंगे हम। राजस्थान की वो रियासतें जिन्हें भारत सरकार ने विशेषाधिकार के तहत स्वतंत्र रहने या विलय का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया, जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक थी। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में जो 19 रियासत थी, 19 रियासत थी, उस 19 रियासतों में से कुछ चुनिंदा ऐसी रियासत थी जिनको ये अधिकार था कि वो अपने आप को स्वतंत्र भी कर सकती हैं, वो अपने आप को कहीं भी विलय कर सकती हैं। वो चाहे तो भारत में विलय हो सकती हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान संघ में विलय हो सकती हैं, और तीसरा ऑप्शन उनके पास था स्वतंत्रता का, वो चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रखकर एक अलग देश भी बना सकती हैं, एक अलग राज्य भी बना सकती हैं। तो ये 3 इनकी कंडीशन क्या थी कि उस रियासत की 1 करोड़ तो क्या होनी चाहिए? आय होनी चाहिए, और 10 लाख से अधिक उसमें क्या होनी चाहिए? लगभग 10 लाख उसमें जनसंख्या होनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि राजस्थान में ऐसी 19 रियासतों में से कितनी रियासतें थी जो इस कंडीशन के अधीन आती थी साथियों, बता दो फटाफट से। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए
तो आप सभी को पता है राजस्थान की बड़ी रियासतें होंगी, बिल्कुल ए आंसर यहां पर आने लगे हैं बच्चों के। तो देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर साथियों, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जयपुर भी ऐसी रियासत थी जिसके पास 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ आई थी। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, तो हमारे राजस्थान की 4 ऐसी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखने या भारत संघ में मिलने या पाकिस्तान संघ में मिलने की स्वतंत्रता रखती थी। ये आपको मैं बता सकता हूं कि ये इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो मुझे बता सकते हो कि कौन से चरण में मिलाएगा, कमेंट्स करके बताना कि इन चारों रियासतों को कौन से चरण में राजस्थान में मिला दिया गया था। ठीक है, इसी आधार पर तो देखना जोधपुर जो थी, जोधपुर किसमें मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, क्योंकि ये टर्म्स कंडीशन जोधपुर में पूरी थी कि 10 लाख जनसंख्या भी है, 1 करोड़ आई भी है, तो हम स्वतंत्र हैं, हम भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या हम स्वतंत्र रखें। तो इसी आधार पर जोधपुर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। मैंने पहले प्रश्न में तुम्हें समझाया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के गठन के समय राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो बात कर रहे हैं 30 मार्च की, और 30 मार्च 1949 की आपको जानते हो 30 मार्च 1949 में जो हमारा जो चरण हुआ था उसका नाम था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान, तो ये पूछना चाह रहा है वृहत राजस्थान जो चरण था उसके राज प्रमुख कौन थे? क्या भीम सिंह थे, क्या उदय भान सिंह थे, सवाई मान सिंह थे या भूपाल सिंह थे? अच्छा प्रश्न है, आंसर दे दीजिए। और आप पता होगा ये चरण कौन सा है? ये चौथा चरण है साथियों। कौन सा चरण है? चौथा चरण। चौथे चरण में ही हमारे डिपार्टमेंट बांटे गए थे सारे, शिक्षा विभाग, कौन सा विभाग, वो सारे बांटे गए थे, आपको पता है ना? तो बताओ क्या था? और चौथा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है चौथा चरण? देखिए चौथा जो चरण है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो चौथे चरण में अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था ना 4 रियासतों की, ये चारों रियासतें चौथे चरण में मिलाई गई थी। वृहत राजस्थान, बड़ा राजस्थान साथियों। तो चौथे चरण की तो बात मैं बात करूं तो चौथे चरण में एक तो 30 मार्च को हुआ था, ये पहली बात याद रखनी, 30 मार्च 1949 को हुआ था। चौथे चरण में ही राजस्थान की सबसे बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। सबसे बड़ी रियासतों का विलय इसी चरण में हुआ था। बड़ी जो रियासत है उन रियासतों का जो विलय हुआ था वो इसी चरण में हुआ था। तीसरा इसमें फैक्ट याद रखना है कि जो चौथा चरण था प्यारे दोस्तों, इसमें जितने भी विभाग थे जैसे कि शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जो भी विभाग थे उन सभी विभागों का बंटवारा भी इसी समय हुआ था, ये याद रखना है। और चौथे चरण की ही अगर मैं बात करूं तो एक ये पद था साथियों राज प्रमुख का। एक जो राज प्रमुख का जो पद था, राज प्रमुख, इस राज प्रमुख के पद को आजीवन के लिए क्या कर दिया गया था? सुनिश्चित कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चौथे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तीसरे चरण में तो कोटा के भीम सिंह को बना दिया गया था, कोटा के राजा। लेकिन चौथे चरण में साथियों यहां पर सवाई मानसिंह सेकंड। बिल्कुल आपका सी आंसर आया होगा। हाँ वेरी गुड, कमेंट्स में सभी का आंसर सी आया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, तो सवाई मानसिंह जो सेकंड थे, सवाई मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख का पद दिया गया था, राज प्रमुख। और साथियों ये राज प्रमुख का पद इन्हें आजीवन के लिए दे दिया गया था। आजीवन का मतलब होता है जब तक सवाई मानसिंह जिंदा हैं तब तक इस पद को कोई दूसरा राजा ग्रहण नहीं कर सकता। आजीवन के लिए इसको ये पद सर्जित कर दिया गया था चौथे चरण में। तो इस बात को भी याद रखना है कि आजीवन के लिए राज प्रमुख का पद किस शासक को दिया गया था, कौन सी रियासत का शासक था? तो आप जानते हो सवाई मानसिंह जो थे ये जयपुर रियासत के क्या थे प्यारे दोस्तों? शासक थे। और बाद में जयपुर को ही क्या बना दिया गया था? राजधानी घोषित कर दिया गया था। काफी विवाद भरा जो चरण रहा वो हमारा कौन सा चरण था? चौथा चरण था साथियों। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, प्रणाम गुरुदेव, दीपू आ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत आपका, अभिनंदन इस क्लास में। देखिए राजस्थान एकीकरण के समय लावा ठिकाने को किस रियासत में मिलाया गया था? साथियों राजस्थान एकीकरण की बात करूं तो उस समय हमारे पास कितने ठिकाने थे प्यारे दोस्तों? उस समय कितने ठिकाने थे? उस समय 3 ठिकाने थे। चलो मैं नाम बता देता हूं तीनों ठिकानों के। एक ठिकाने का नाम था नीमराणा। और नीमराणा पहले तो किस में पड़ता था? अलवर रियासत में पड़ता था, लेकिन वर्तमान ये कोटपुतली बहरोड हमारा नया जिला बना है, उस जिले में ये वर्तमान हिस्सेदारी रखता है। दूसरा ठिकाना बात करूं तो लावा पहले तो जयपुर में था प्यारे दोस्तों, जयपुर रियासत में था, लेकिन वर्तमान ये टोंक रियासत का हिस्सा है। और तीसरा बात करूं तो मैं साथियों
कुशलगढ़, और कुशलगढ़ पहले भी बांसवाड़ा में था प्यारे दोस्तों, और वर्तमान में भी बांसवाड़ा में ही है। तो राजस्थान में ठिकानों की बात करूं तो राजस्थान में ये 3 ठिकाने उस समय उपस्थित थे। पूछा गया है लावा ठिकाना किस रियासत का हिस्सा था, तो आप बता सकते हो एकीकरण के समय। बात किसके समय की कर रहा है, ये एकीकरण के समय की बात कर रहा है। तो क्या सही आंसर होगा बताइए। तो बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, बी। क्या एकीकरण के समय टोंक रियासत बन चुकी थी क्या? बिल्कुल बन चुकी थी। आपको पता है टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र प्यारे दोस्तों कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत थी साथियों। मुस्लिम रियासत का जिसे दर्जा था वो ये था। और बी आंसर बिल्कुल सही होगा, पहले ये जयपुर का हिस्सा था। अजमेर, जयपुर की बात करें तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से साथियों, दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे अगर बड़ी रियासत की बात करूं तो मैं वो कौन सी थी? वो जयपुर रियासत थी। अजमेर की बात करूं तो अजमेर राजस्थान का कैसा था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था प्यारे दोस्तों, और ये सी श्रेणी का हिस्सा था। सी श्रेणी में आता था। आपको जानते हो इसकी अलग से अपनी विधानसभा थी, और इस विधानसभा का नाम था धारा सभा इसका नाम था। कितने सदस्यों की थी? 30 सदस्य थे साथियों इसमें, और इसके सीएम कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय इसके सीएम थे। अलवर रियासत की बात करूं तो साथियों अलवर रियासत का जो ठिकाना था, अलवर रियासत में ठिकाना आते थे एकीकरण के समय, उस ठिकाने का नाम था नीमराणा ठिकाना था। और अलवर रियासत साथियों कैसी रियासत थी? इसमें अलवर रियासत में वंश कौन सा था ये बता दीजिए। अलवर रियासत में जो वंश था वो नरूखा वंश था, और नरूखा वंश किस वंश का हिस्सा है? ये कछवाहा जो वंश था, जो कछवा वंश कहां पर था? जयपुर में था। इन्हीं की शाखा है नरूखा वंश, जो अलवर में था साथियों, याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, जयपुर नहीं आएगा, जयपुर आंसर गलत होगा। ये बात कर रहा है एकीकरण के समय की, और एकीकरण के समय हमारी टोंक रियासत वहां पर अस्तित्व में आ चुकी थी, और टोंक रियासत का ही हिस्सा बन चुका था लावा ठिकाना साथियों। तो याद रखना है ये, इसमें टोंक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर जिन भी बच्चों ने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एकीकरण के कौन से चरण में माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो ये अच्छा प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा से आपको आंसर देना है साथियों। एकीकरण के कौन से चरण में माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था साथियों, बताइए। बताओ भाई, बताओ कौन से चरण में आंसर आने लगे हैं? अशोक के आंसर आ गए भाई। तीसरा चरण गुरुदेव, तीसरा चरण, तीसरा। हाँ भाई, बी आंसर आया है सुरेश सैनी का। बी का मतलब तीसरा चरण। ओके, सभी बच्चे आंसर दें। बी। चलो बहुत अच्छा है। तो देखिए बिल्कुल तीसरा चरण, तृतीय जो चरण था, इस चरण में हमारे जो उदयपुर है प्यारे दोस्तों, उदयपुर के जो शासक थे, और उदयपुर के शासक की बात करें तो कौन थे? भूपाल जो सिंह थे। इन भूपाल सिंह जी की सिफारिश हुई थी साथियों। क्या हुई थी? सिफारिश। ये बात जरूर याद रखना। भूपाल सिंह जी सिफारिश पर माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था तीसरे चरण में। अब ये बात तो तुम याद कर लोगे कि माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री तीसरे चरण में बनाया गया था, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ ले कि माणिक्यलाल वर्मा जी को पीएम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिफारिश किसने की थी, तो ये सिफारिश की थी उदयपुर के शासक भूपाल सिंह ने, और इनकी ही सिफारिश पर इन्हें प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया था। यहां तक की बात सभी बच्चों के याद हो गई होगी, बताइए भाई। बिल्कुल राधे राधे सभी को ना, माया। हाँ बिल्कुल, राधे राधे। चलो नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? ये देखो नॉर्मल सा प्रश्न है, मैं जानता हूं राजस्थान के हर एक बच्चे को पता है। राजस्थान के जो एकीकरण हुआ सर, ये 7 चरणों की बात है, बार बार हमें रिपीट हो चुका है, हमें याद हो गया होगा। और राजस्थान का एकीकरण 15 मार्च से शुरू होता है, और राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर पर खत्म होता है। 15 मार्च 1948 को शुरू होता है, और 1956 साथियों 1956 तक चलता है।
जिसमें हमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय पूरा करना पड़ा। और इस 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के समय में जाकर हमारे राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ साथियों, पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाँ भाई, एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासत क्रम से कौन सी थी? तो भाई साहब एकीकरण के बात कर रहे हैं, और देखना ये बात कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारे दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी रियासत पूछी है और एक उसके साथ सबसे छोटी रियासत भी आपको बतानी है। तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूं मैं इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये सवाल में खूब सारे जवाब छुपे हुए हैं और इन सारे सवालों के जवाब आपके पास होना जरूरी है। तो आपका इसमें आंसर आ चुका है जोधपुर और शाहपुरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है। देखो सबसे पहले मैं बात कर लूं, देखिए शुरू से ले लेता हूं। शाहपुरा जो है साथियों, बिल्कुल सही बात है, ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। सबसे छोटी रियासत का अगर किस थी, सबसे बड़ी रियासत में से थी। जयपुर रियासत की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का दर्जा अगर किसे प्राप्त था, जयपुर को। जोधपुर का हो गया, शाहपुरा का हो गया। लावा की बात करें, लावा साथियों ठिकाना था। क्या था? ठिकाना। अच्छा एक सवाल तुमसे और करूंगा मैं, ठीक है? उदयपुर की बात कर लेते हैं एक बार, फिर बात करूंगा। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर साथियों सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत, सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो उदयपुर थी साथियों। और सबसे नवीन रियासत की ओर बता देता हूं, सबसे नवीन रियासत अगर कोई सी थी तो वो झालावाड़ थी साथियों। कौन सी थी? झालावाड़ थी। इसमें किशनगढ़ का कोई रोल नहीं है। किशनगढ़ जोधपुर के क्षेत्र में आता था। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ये तीनों रियासतें साथियों क्या थी? जो हमारे राठौड़ वंश था उनकी रियासतें थी प्यारे दोस्तों। ठिकाने जो थे राजस्थान में, ठिकाने 3 थे आपको मैंने बताया। एक तो नीमराणा था, नीमराणा, एक लावा था, लावा, और एक कुशलगढ़ था, कुशलगढ़। आप मुझे बता सकते हो कि इन तीनों ठिकानों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? यह सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जो 3 ठिकाने राजस्थान में हैं तो उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? यह आप लोग बताओगे। फटाफट से बताइए, उसके बाद बात करूंगा मैं आगे की। तो इसका सही आंसर तो आप लोगों ने दे ही दिया, जोधपुर सबसे बड़ी और शाहपुरा सबसे छोटी। क्वेश्चन का आंसर तो उसके बाद सर जयपुर का पता लग गया, जोधपुर का पता लग गया, नवीन रियासत पता लगी, पुरानी रियासत पता लगी, लेकिन इसमें एक ठिकाना है लावा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा, सबसे छोटा? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया अशोक का, है ना? वेरी गुड। सबसे बड़ा ठिकाना था साथियों कुशलगढ़, और सबसे छोटा ठिकाना था कौन सा? लावा। और बीच का ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। इस बात को याद रखना पड़ेगा, है ना? नीमराणा सबसे छोटा नहीं था, सबसे छोटा था कुशलगढ़, नीमराणा बीच का ठिकाना था। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या बात है भाई साहब, 2 प्रश्न आपके सामने बने हैं। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न देखने में छोटा है लेकिन साथियों बहुत बड़ा है, बताइए। बताओ भाई। देखो दोनों सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों सवाल अच्छे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हम राजस्थान दिवस की अगर बात करें तो अपना 30 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना कब हो गया था? 1 नवंबर साथियों, 1 नवंबर बिल्कुल राजस्थान की स्थापना दिवस मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन हमारा राजस्थान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो चुका था, और हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। कोई विशेष ज्यादा बड़ा प्रश्न है नहीं, आप इसको याद रखना। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की बात करें तो राजस्थान में पहला चरण था, पहला चरण था, और पहले चरण में 4 रियासतें जोड़ी गई थी। अलवर साथियों, कौन सी? अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर, और करौली, और करौली, करौली। हाँ, इसको सीक्वेंस से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो राज प्रमुख का पद था निम्न में से कौन सी रियासत के शासक को दिया गया था? जैसे कि करौली का शासक गणेश पाल देव था, धौलपुर का उदय भान सिंह था, अलवर का तेज सिंह, और भरतपुर का विजेंद्र सिंह शासक थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज प्रमुख का पद किसे दिया गया था? अरे वाह, क्या जवाब आया तुम्हारा भाई साहब, बिल्कुल
सही जवाब दे रहे हो तो क्लास को सही से लाइक भी कर दो भाई साहब एक बार, है ना, और शेयर भी कर देना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि सभी बच्चे इस क्लास को देखकर एकीकरण के जो टॉपिक्स हैं वो उनके बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएं। तो बिल्कुल सही आंसर आया है आप सभी दोस्तों का, बी आंसर आया है। सर जो धौलपुर के राजा थे जिनका नाम उदय भान सिंह था, इन्हें राज प्रमुख का पद दिया गया था, मत्स्य संघ में दिया गया था साथियों, और राजधानी अलवर को बना दिया गया था, आपको पता है, इसको राज प्रमुख का पद दे दिया गया था। तो बी आंसर देने वाले बच्चे बिल्कुल बहुत आगे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, आपको बधाइयां, आपने सही आंसर दिया। अगला प्रश्न, आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कितने क्षेत्रों को मध्य प्रदेश से राजस्थान में स्थानांतरित किया गया था? मध्य प्रदेश यानी एमपी भी राजस्थान से सीमा लगाता है, जीजे यानी गुजरात भी सीमा लगाता है, तो इन दो बाउंड्रियों पर हरदम क्या हुआ था, हलचल हुआ था। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया गया था, तो ये आपको पता है, सिरोंज, सुनील टप्पा, आबू देलवाड़ा, अजमेर। अजमेर तो राजस्थान का मध्य क्षेत्र है, मध्य का मतलब केंद्र में है, केंद्र में। तो भाई साहब ये तो किसी की बाउंड्री पे लगता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तुम गलत कर सकते हो। आबू देलवाड़ा साथियों गुजरात का हिस्सा लगता है, गुजरात का, तो ये बात कर रहा है मध्य प्रदेश की, इसलिए ये ऑप्शन भी गुरुजी हमने कट कर दिया। सिरोंज और सुनील टप्पा, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है साथियों। ये आपसे पूछना चाह रहा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था सुनील टप्पा, याद रखना है सुनील टप्पा, और सुनील टप्पा को हमने राजस्थान में मिलाया था कौन से चरण में? 7वां जो चरण हुआ था हमारे राजस्थान का 1 नवंबर और 1956 को जो हमारा 7वां चरण हुआ था, उसमें एमपी का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुनील टप्पा, वो तो हमने मिला दिया किसमें? राजस्थान में मिला दिया प्यारे दोस्तों। और राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज, और ये सिरोंज किसमें मिला दिया था? एमपी में मिला दिया गया था, और ये राजस्थान में मिला दिया गया था। इस बात को अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल कवर कर लेना। सिरोंज क्षेत्र जो था वो राजस्थान में था, इसको तो एमपी को दे दिया, और सुनील टप्पा को हमारे राजस्थान में ले लिया। लेकिन ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश से स्थानांतरित करके राजस्थान में मिलाया गया, तो वो क्षेत्र था सुनील टप्पा, इसलिए आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगर यहां से पूछे कि राजस्थान से स्थानांतरित करके मध्य प्रदेश में किसे मिलाया गया, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सिरोंज क्षेत्र को मिलाएगा। और ये दोनों ही घटना कौन से चरण में हुई है? 7वें चरण में हुई है, 1 नवंबर 1956 में हुई है। बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फटाफट से। महाराजा प्रमुख का पद राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सर्जित हुआ? महाराज प्रमुख, देखिए ये राज प्रमुख का पद जरूर था, राज प्रमुख का पद होता था, लेकिन राज प्रमुख के पद के बाद भी एक पद सर्जन में आया जिसका नाम था महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। और साथियों महाराज प्रमुख का जो पद है, ये राज प्रमुख पद के ऊपर वाला जो पद है, ये कौन से चरण में सर्जित हुआ? ठीक है, हाँ बताओ। ये अच्छा प्रश्न है मेरी नजर में भाई साहब, ये अच्छा प्रश्न है। अब देखो भाई साहब, यहां पर आपने आंसर दिया है चतुर्थ चरण, बी आंसर दे रहे हैं, बी 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 आंसर। चलिए देखते हैं बी आंसर सही है कि नहीं है। अब देखो यहां पर क्या हुआ था साथियों, एक बड़ा मसला राजस्थान में हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूं पूरी चीजें क्या है। बिल्कुल जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट जिन्होंने आंसर दिया है, एक बच्चे का डी आंसर भी आया भाई, डी आंसर भी दे रहे हैं बच्चे और बी आंसर भी दे रहे हैं, डी यानी कि छठा चरण। अरे छठा चरण तुम आंसर दे रहे हो, वो तो राज प्रमुख का पद बन नहीं भाई साहब, वो तो बाद में राज्यपाल का पद बन जाएगा ये बी। लेकिन मैं इसमें बता दूं बी आंसर जिन बच्चों ने दिया उनका सही है। कैसे है? चतुर्थ चरण की बात करें, चौथा चरण, मैंने कहा था राजस्थान एकीकरण में चौथा चरण बिल्कुल इंपोर्टेंट चरण है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्यों भाई? एक तो इस चौथे चरण की बात करें तो इसमें बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी जो राजस्थान को स्वतंत्र स्तु रखती थी, जैसे कि इसमें जयपुर, जैसे कि इसमें जोधपुर, जैसे कि इसमें जोधपुर समझ लो, जैसे कि इसमें उदयपुर, जैसे कि इसमें बीकानेर। अब साथियों ये मिलाई गई थी। अब इन 4 रियासतों में से सबसे बड़ी बड़ी प्रमुख रियासत थी एक तो जयपुर, और एक उदयपुर भी अपना एक अस्तित्व रखती थी अलग से, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें
तो भाई साहब जयपुर के तो राजा थे मानसिंह सेकंड, कौन थे? मानसिंह जी। और मानसिंह कौन से थे? सेकंड। और उदयपुर के राजा थे भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। तो यहां पर क्या था साथियों, एकीकरण में सबसे बड़ा पद था, ये महाराज प्रमुख का पद बाद में आया, ये महाराज प्रमुख का पद बाद में आया, चलो मैं समझा देता हूं। एकीकरण में सबसे बड़ा पद था राज प्रमुख का। अब समस्या ये आई कि जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया जाए या भूपाल सिंह सेकंड जो उदयपुर के हैं इनको राज प्रमुख बनाया जाए। बड़ी दुविधा थी उस समय। तो क्या हुआ, यहां पर उदयपुर के राजा को भी राज प्रमुख नहीं बनाया गया तो ये नाराज हो जाएंगे, जयपुर के राजा को राज प्रमुख नहीं बनाया तो ये नाराज हो जाएंगे। दोनों ही रियासत अपने आप में बड़ा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो ये भाई साहब सबसे पुरानी रियासत का अपना रोब दिखा रही है कि मैं सबसे पुरानी रियासत, राजस्थान में मेरा अस्तित्व सबसे ज्यादा है। हमारे बैकग्राउंड में उठाकर देखो, हमारे राजाओं ने दिल्ली के राजाओं से युद्ध किया है, तो हमारा इतिहास बहुत मजबूत है, इसलिए राज प्रमुख हमें बनाया जाए। जयपुर कहता है कि भाई साहब मैं राजस्थान में क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत है साथियों, सॉरी क्षेत्रफल में जोधपुर थी, जनसंख्या में हमारा अस्तित्व तो सबसे ज्यादा है, तो हमें बनाया जाए साथियों। तो इन रियासतों के मसले को हल करने के लिए क्या किया गया, राज प्रमुख का पद तो किसे दे दिया गया, मानसिंह को, क्योंकि वो जानते थे कि जयपुर को राजधानी बनाना है, और जयपुर को राजधानी बनाना है तो मानसिंह को खुश करना जरूरी है। अब यहां पर एक पद और सृजन किया गया, कहा कि लो भाई साहब उदयपुर के राजा भूपाल सिंह जी एक काम कीजिए, आपको इससे बड़ा पद दे देते हैं महाराज प्रमुख, और आप इस गद्दी को, आपको राज प्रमुख के बगल में एक अच्छी गद्दी और लगाएंगे और आप महाराज प्रमुख बनिए। साथियों राज प्रमुख में क्या रखा है, तो भूपाल सिंह को यहां पर महाराज प्रमुख का दर्जा दे दिया गया। तो यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि महाराज प्रमुख का पद राजस्थान के किस चरण में सर्जन हुआ, चतुर्थ चरण में। किसको बनाया गया साथियों, भूपाल सिंह को, और राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बनने वाले जो राजा थे वो भूपाल सिंह थे। आपको ये बात भी याद रखनी है, एकमात्र, है ना, इसके नाम के आगे एकमात्र शब्द लगा सकते हो, एकमात्र महाराज प्रमुख बनने वाले जो शासक थे वो उदयपुर के भूपाल सिंह थे। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल। राधे राधे भाई साहब, है ना सुरेश, राधे। ओ अनारकली भी, बिल्कुल राधे राधे, क्या बात है, क्या आईडिया है भाई साहब, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राजस्थान की किस रियासत को पिछड़ापन के कारण जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? देखिए अच्छा कथन है और मैं कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न कहीं से आपको एकीकरण का दिख रहा है क्या, लेकिन ये प्रश्न एकीकरण का है और आपको ऐसे प्रश्न परीक्षा में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए। दस मिनट और। हाँ भाई बताओ, तो क्या है, राजस्थान की किस रियासत को पिछड़ेपन के कारण जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, बताइए, आंसर दो भाई। अच्छा प्रश्न है राजस्थान एकीकरण का। देखिए इसमें आपको 4 रियासतें दे रखी हैं, जो राजस्थान की हमारी चारों रियासतें हैं। इन चारों रियासतों में से सबसे पिछड़ापन, देखिए एक तो उस रियासत के दुर्लभ रास्ते और पिछड़ापन के कारण काफी प्रसिद्ध थी, डूंगरपुर, झालावाड़, बाड़मेर और जैसलमेर जैसी रियासत थी साथियों। ठीक है, तो इसमें रियासत का नाम आएगा जैसलमेर। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस रियासत के पिछड़ेपन, दुर्गम रास्ते और इस रियासत में हर चीज की कमी होना, जैसे पानी की कमी, वहां के जो रीति रिवाज थे, वहां के जो एनवायरमेंट था, उन सबको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें विश्व का 8वां आश्चर्य कहा कि ऐसे स्थान पर भी राजस्थान में लोग जीते हैं, लोग जिंदा है, वहां का कल्चर जिंदा है, वहां की सब चीज जिंदा है। तो ये जैसलमेर रियासत हो जाएगी साथियों। ठीक है, याद रखना, ए आंसर देने वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, एकीकरण के समय रियासती विभाग साथियों स्टेट डिपार्टमेंट साथियों, जो रियासती विभाग के सचिव कौन थे? ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, रियासती विभाग के सचिव कौन थे आपको बताना है। और आपको बता दूं 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना होती है। तो रियासती विभाग की जो स्थापना होती है, स्थापना वो आपको याद रखनी है 5 जुलाई 1900 साथियों 1948 ईस्वी इस रियासती विभाग की क्या होती है, सॉरी 1947, इसको 48 नहीं, 1947 ईस्वी में
इस रियासती विभाग की क्या होती है, स्थापना होती है। पूछा गया है कि इनके सचिव कौन थे आप लोगों से, तो आप बता सकते हो, बताओ भाई सचिव कौन थे। इनके सचिव थे वीपी मेनन, बहुत अच्छे से आपको पता है, अच्छा प्रश्न था, आपको याद रखना होगा वीपी मेनन। नेक्स्ट, अच्छा इस रियासती विभाग का काम क्या था, इस रियासती विभाग का जो कार्य था वो जो एकीकरण में जो रियासत विलय है, रियासत विलय यानी रियासतों को मिलने में जो समस्या आ रही है उस समस्या का हल निकालना ही इस विभाग का असली कार्य था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट, धौलपुर और भरतपुर रियासतों की जनता किस आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। भाई साहब हम राजस्थान जब देखेंगे, हमारा इस प्रकार का राजस्थान, तो यहां पर हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, एक का नाम है धौलपुर और एक का नाम है भरतपुर। और आप जानते हो ये दोनों ही रियासतें यूपी से बॉर्डर में टची हुई हैं, यूपी से उत्तर प्रदेश से इनकी सीमा लगती है। लेकिन ये दोनों रियासत साथियों, जनता जो थी इनकी, ये चाहती थी कि हम उत्तर प्रदेश में मिलें, यूपी में मिलें, लेकिन उनका आधार क्या था प्यारे दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है। हाँ, तो बताओ भाई, तो बी आंसर दे रहे हैं भाषाई आधार पर। तो बिल्कुल देखिए इन दोनों राज्यों की जो भाषा है, भाषा साथियों इनकी ब्रज भाषा साथियों, कैसी, ब्रज भाषा के आधार पर, और ब्रज भाषा के आधार पर कहा कि हमारी जो भाषा है वो यूपी के ब्रज क्षेत्र से मिलने वाली है, तो क्यों ना कि हमें उत्तर प्रदेश में ही मिला दिया जाए। लेकिन साथियों आप जानते हो यहां पर शंकर देव राय समिति साथियों, शंकर राव देव समिति हमारी जो समिति थी शंकर देव राय समिति, और शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इन दोनों रियासतों को किसमें मिला दिया गया, इन दोनों रियासतों को राजस्थान में मिला दिया गया। कहा कि देखो भाषा के आधार पर आप उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकते, आप राजस्थान का हिस्सा हो, तो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिला दिया गया, और दोनों ही रियासतों को पहले ही चरण में मिला दिया गया। फर्स्ट चरण में आप जानते हो 15 मार्च 1948 पहला जो चरण हुआ था, उस पहले चरण में ही इसे मिला दिया गया था। क्लियर, यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, बताइए भाई क्लियर होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण के छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय। राजस्थान को भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य बनाया गया था। देखिए भारत का जो संविधान था, भारत के संविधान में कितनी श्रेणी थी प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में 3 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी, ए बी सी। मैंने कहा था जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत के आधार पर पूर्णतः राज्य चलते थे वो ए श्रेणी में, और जो राजा रियासतें रजवाड़ा था वो बी श्रेणी में, और केंद्र शासित प्रदेश थे वो सी श्रेणी में। तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी का हिस्सा बताया गया था, ये बताइए। बहुत अच्छा है प्रश्न, बताइए साथियों। ए श्रेणी में तो भाई साहब आ नहीं सकते थे, क्योंकि ए श्रेणी में वही रियासत आएंगी जिस पर गवर्नर जनरल राज्य करता था, गवर्नर जनरल का जो क्षेत्र था जिस पर ब्रिटिश हुकूमत काम करती थी। तो राजस्थान में बी श्रेणी का इसे राज्य बताया गया था कि पूरा राजस्थान लगभग बी श्रेणी में आता है, क्योंकि राजस्थान में जो रियासत इन रियासतों पर अभी भी राजाओं का आधिपत्य है, राजा यहां पर ही सबसे बड़ा जो व्यक्ति माना गया है, तो इसलिए राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था, बी श्रेणी में रखा गया था। राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा जो सी श्रेणी में भी आता था, जो केंद्र शासित प्रदेश में आता था, आप जानते हो जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था इसलिए ये हिस्सा सी श्रेणी में आता था। आप भली भांति जानते हो इस चीज को। नेक्स्ट प्रश्न, हट्ठल गांव सिरोही का संबंध राजस्थान एकीकरण के किस व्यक्तिगत से है। एक गांव आता है सिरोही में, हट्ठल साथियों है ना, ये गांव लिख रखा है हट्ठल गांव है, और ये कहां का गांव है, सिरोही का। और एकीकरण की बात करें तो सिरोही क्षेत्र को 2 चरणों में एकीकरण में मिलाया गया, एक तो हमारा छठा चरण और एक हमारा 7वां चरण साथियों। इन दोनों चरणों में सिरोही का विलय हुआ राजस्थान में। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है इस पढ़ने से पहले। तो एक गांव का जिक्र किया गया, हट्ठल गांव, राजस्थान एकीकरण के किस व्यक्ति के संबंध में आता है। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया, पहले कुछ क्वेश्चनों में बताया मैंने आपको
कि भाई साहब सिरोही को राजस्थान में मिलाने का जो पूरा पूरा कार्य किया था वो हमारे भाई ने किया था, जिनका नाम गोकुल भाई भट्ट है साथियों। और गोकुल भाई भट्ट का ही सिरोही का एक गांव आता है जिसका नाम है हट्ठल। तो उन्होंने छठे चरण में कहा था कि अगर गोकुल भाई भट्ट को सिरोही राजस्थान में मिलाना है तो क्यों ना कि गोकुल भाई भट्ट के गांव हट्ठल और उसके आसपास की जितने भी आसपास का जो क्षेत्र है उस आसपास को क्षेत्र को हम राजस्थान में दे देते हैं, लेकिन बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है वो हम किस में दे देते हैं, गुजरात में दे देते हैं, जो सैलानी केंद्र है उसको साथियों। तो इसीलिए ये हट्ठल गांव एकीकरण के समय चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि हट्ठल गांव गोकुल भाई भट्ट का गांव और इसके आसपास का क्षेत्र राजस्थान में दे दिया गया, लेकिन फिर भी आबू और देलवाड़ा को गुजरात में दे दिया गया, लेकिन फिर वो 7वें चरण में वापस किस में दिया गया, राजस्थान में। तो ये गांव गोकुल भाई भट्ट का है। और आप जानते हो कथन प्रचलित है कि सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान नहीं चला सकते। ये हीरालाल शास्त्री जी का कथन है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा गया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजन किया गया? आपको पता है राज प्रमुख का राजस्थान एकीकरण में इस पद के सबसे बड़ा पद था ये साथियों। कैसा था? सबसे बड़ा पद था, सबसे बड़ा। और इस सबसे बड़े पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और इस पद के आधार पर कौन सा? राज्यपाल का पद सृजन किया गया था। आज भी हमारे प्रदेश में राज्यपाल का पद सृजन है, लेकिन ये कब हटाया गया था और कब सृजन किया गया था ये आपको बताना है। कौन से चरण में इसको समाप्त कर दिया गया था? फटाफट से बता दीजिए। हाँ तो भाई बताइए। बिल्कुल 1 नवंबर 1956। सी आंसर जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही। 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का क्या कंप्लीट हो गया था? राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था साथियों, एकीकरण। और साथियों इस समय एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के तहत अगर बात करूं, ये कब हुआ था? 1956 में, 1956 में ये संविधान संशोधन हुआ। तो इसमें क्या काम किया गया? 7वें संविधान संशोधन में जो राजस्थान था, इसमें जो रियासती जो मामला था जिसमें एक पद आता था राज प्रमुख का, और ये राज प्रमुख का पद हटाकर इस पद का नाम रख दिया गया था राज्यपाल। और आप बता सकते हैं कि हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? जब ये पद बदला तो राज्यपाल का भी पद बना, तो पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जो थे हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल के पद को सृजन करने वाले या पद को हासिल करने वाले हमारे राज्यपाल रहे हैं गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये सारी घटना कौन से चरण में हुई है राजस्थान के? जो 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान एकीकरण के समय अलवर रियासत के शासक कौन थे जिन पर महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा? तो अलवर रियासत के जो शासक थे उन पर महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उनके षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा। और ये भी एकीकरण के समय की बात थी। और ये आरोप लगते ही अलवर रियासत का प्रशासन अंग्रेजों ने या ब्रिटिश हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया था साथियों। तो कौन थे बताइए? तो देखिए आप भली बातें जानते हो, बिल्कुल महाराजा तेज सिंह जो थे, महाराजा तेज सिंह उस समय अलवर रियासत के शासक थे, अलवर रियासत के शासक थे। और इन पर महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा और इनको साथियों दिल्ली ले जाकर इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। फिर अलवर रियासत के जब शासक को ही नजरबंद कर दिया गया तो इस रियासत का शासन किसने संभाला? तो इस रियासत का शासन संभाला ब्रिटिश हुकूमत ने साथियों, सरकार ने कह सकते हैं कि अपने हाथों में ले लिया था। और तब इस रियासत को चर्चा में आया था। ये एकीकरण के समय की बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, संयुक्त राजस्थान संघ जो हमारा 25 मार्च 1948 ईस्वी को बनता है साथियों, में कुल कितनी रियासतें शामिल हुई थी? तो सबसे पहले तो आपको देखिए संयुक्त राजस्थान संघ साथियों, तो ये कौन सा चरण था हमारा? दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को। इसमें कुल कितनी रियासतें शामिल हुई थी? अच्छा प्रश्न है। और इसमें कितनी रियासत, और मैं एक पूछूंगा कितने ठिकाने शामिल हुए थे? रियासत और ठिकाने बताता हूं। लास्ट प्रश्न का सभी बच्चे सही आंसर दे फटाफट से।
जल्दी आंसर दो। 4 रियासतें, 10 रियासत, 19 रियासत। अरे ये तो काट ही दो, क्योंकि राजस्थान में टोटली 19 रियासत थी और 7 चरण हुए, तो एक चरण में थोड़ी सारी कंप्लीट हुई थी। 4 रियासत तो मिली थी, लेकिन 10 रियासतें भी राजस्थान में किसी भी चरण में नहीं मिली। तो अब सीधा सा आंसर आएगा 9 रियासत प्लस एक ठिकाना भी मिला था साथियों। इसमें एक ठिकाना भी मिला था। और आप जानते हो 9 रियासत और एक ठिकाना जो था कुशलगढ़ ठिकाना साथियों, वो इसी में मिलाया गया था। और इस प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये राजस्थान एकीकरण से कुछ एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। इसका थ्योरिकल मैंने ऐप पर पूरा पढ़ा है। जो बच्चे आज भी हमसे जुड़कर, देखो ध्यान से समझना, आज भी हमसे जुड़कर राजस्थान जीके या हमारा पशुधन सहायक का एक पूरा कोर्स है वो खरीदना चाहते हैं, तो भाई साहब नीरज सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप खरीद सकते हो। या जो बच्चा सिर्फ जीके पढ़ना चाहता है, तो ये जीके सेकंड वाला पार्ट भी हमारे एप्लीकेशन पर है, जिस पर पूरा थ्योरिकल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। और एमसीक्यू क्लास भी आपको पूरी उस पर मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स भी आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो सभी बच्चे इस क्लास को बिल्कुल एंजॉय करें, क्लास को लाइक करें साथियों, शेयर भी करें। अगला टॉपिक हम 1857 की क्रांति हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे पूरा, और उसके बाद उसके एमसीक्यू हम यूट्यूब पर भी करवाएंगे और एप्लीकेशन में भी यूट्यूब की क्लास रहेगी साथियों, निश्चिंत रहें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई साथियों। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा कंटेंट लगा हो तो आपको नमस्कार सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।